तो लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन ख़त्म कर लिए हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको एनसीईआरटी से लिखने को हमने बोला था, ठीक है। तो वो लिखते चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट बात है ना, उससे क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत बड़ा ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। देखो, तो जो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी होता है ना, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सबको मालूम है ना, ROH। तो इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन पे थोड़ा बहुत पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना। तो एक तो इसका फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इस H के एसिडिक होने की वजह से है। एसिडिक जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मत सोच ले सर ये एसिडिक है और वाटर में डाल देंगे तो H+ में टूट जाएगा, नहीं। एसिडिक मतलब ऑर्गेनिक टर्म्स में, मतलब ऑर्गेनिक में जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, उन स्ट्रॉन्ग बेसिस से अगर इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो ये H+ किसी न किसी स्ट्रॉन्गर बेस को दे सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग एसिडिक बोल रहे हैं। ये नहीं कि हाईली एसिडिक है बोल दो, HCl से कंपेयर कर दो, नहीं, ठीक है ना, वो हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो एक इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इस एसिडिक H की वजह से हो सकता है, और दूसरा इसके पास लोन पेयर्स हैं। तो कोई भी स्पीशीज़ जिसके पास लोन पेयर होता है तो वो लुईस बेसिक होता है, ठीक है। तो इसका भी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये इन दोनों वजहों से आता है, एक एसिडिक H और दूसरा उस ऑक्सीजन के लोन पेयर का लुईस बेसिक कैरेक्टर, ठीक है भाई। हाँ, अब ये नहीं कि सर एसिडिक और बेसिक कैसे हो जाएगा, ये सब बेसिक बातें हैं, है ना, कि सर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। भाई एक साथ नहीं बोला जा रहा, ये बात डिपेंड करेगा किस पर, रिएजेंट क्या है। अगर रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस है तब इसका एसिडिक H काम करेगा, बेस इसका एसिडिक H खींचना चाहेगा। और अगर रिएजेंट कोई एसिड है या लुईस एसिड है तब इसका ये बेसिक कैरेक्टर रिएक्शन के काम में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका कुछ रिएक्शंस जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, उसको फटाफट देख लिया जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू दिस एसिडिक H। तो देखो, मान लो हम लोगों ने एक अल्कोहल ले लिया और इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग डिफरेंट बेसिस से करा दें, जैसे हम लोग NaOH से करा दिए, KOH से करा दिए, अगर हम लोग इसका रिएक्शन NaHCO3 से करा दिए, फिर मान लो Na2CO3 से करा दिए, ठीक है। मान लो इसका रिएक्शन हमने करा दिया KNH2 के साथ, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, है ना, आप उसी में नीचे लिखेंगे। फिर इसका रिएक्शन मान लो मैंने करा दिया NaH के साथ, फिर इसका रिएक्शन मान लो हमने करा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgBr इसके साथ करा दिया, या इसका रिएक्शन हमने किसी एक्टिव मेटल के साथ करा दिया, ठीक है, एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम इन तमाम बेसिस के साथ कराएं तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये सारे बेसिस हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कि किसके किसके साथ रिएक्शन फिजिबल होगा और किसके किसके साथ रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, और ये बात हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करो तो ज़रा। ठीक है, तो क्योंकि ये अल्कोहल है, एसिडिक है, तो यहाँ पर फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फिर से लिख रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन तब फिजिबल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड के एसिड से राइट हैंड साइड वाला एसिड जो होगा वो वीकर होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई ये NaOH में OH- बेस है, ये इसका H+ अगर खींच लेगा तो यहाँ पर RO- बन जाएगा जो कि Na+ के साथ रहेगा और साथ में H2O बन जाएगा,
तो एक अल्कोहल है, इधर वाटर है, तो ये एक इधर का एसिड है, इधर का एसिड ये है। अगर ये वाला एसिड वीकर होगा इस वाले एसिड से तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड होगा, फिजिबल नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या यूँ कहा जाए कि रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए? तो इसी लॉजिक पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वो जो ऑर्डर था एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए लिख रहा हूँ, और आप भी वो ऑर्डर जो है फिर से अपनी कॉपी पे लिखेंगे, भले आपको याद हो गया हो तो भी, है ना, क्योंकि उसको याद रहना ज़रूरी है, याद होना नहीं। तो जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, बाकी बाद में कन्वर्ट कर लिया जाएगा कौन कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। तो देखो सबसे ज़्यादा RSO3H, ये ऑर्डर लिखे थे ना हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के, ये होता है। फिर इसके बाद HCOH फॉर्मिक एसिड होता है। फिर इसके बाद कौन होता है, PHCOH होता है, बेंजोइक एसिड। फिर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। फिर H2CO3 होता है। H2CO3 के बाद होता है फिनॉल, और फिनॉल के साथ पूरा फैमिली है क्या, HCN होता है, RNH3+ होता है, NaHCO3 था, ठीक है, और एक एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड था। याद आ रही है बातें, है ना? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना ही है, देखो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें फिनॉल के बाद, तो फिनॉल के बाद आता है कौन, वाटर। वाटर के बाद आता है अल्कोहल, इसमें एक एक्सेप्शन था वो अलग से याद रखेंगे। अल्कोहल के बाद आता है कौन, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के बाद फिर आता है एल्कीन, CH यहाँ पर, और एल्कीन के बाद आता है कौन, नॉर्मल अपना एल्केन, ये वाला H, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर था, ये हम लोगों ने लिखा था, GOC में भी काम आएगा और हर जगह काम आएगा एसिड बेस रिएक्शन में। अगर हम लोग pKa की बात करें तो इसका pK 3.77, इसका 4.2, इसका 4 से, है ना, 6 के आसपास होता है, बोलो भाई, इसका 6.35, इन सब का करीब करीब 10 के आसपास, इन सब का, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर की बात करें तो 15.7, अल्कोहल 16 से 17, एल्काइन जो 25 के आसपास होता है, हाइड्रोजन 35 है, अमोनिया 38 है, एल्काइन 43 है, और एल्केन का जो pK वैल्यू होता है वो 48 होता है, ठीक है। तो ये pK वैल्यू भी आपको याद नहीं करना है, जस्ट कॉपी पे एक बार लिख लेना है। तो अब आपको ये रिएक्शंस सभी के सभी बताना है कि कौन कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन कौन सा रिएक्शन नहीं है, और वो प्योरली इस ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हो जाएगा, समझ में आई बात? बस ये देखते ही, ऐसा क्वेश्चन देखते ही, यहाँ एसिड है यहाँ बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तुरंत आप इस ऑर्डर पे जाएं। अगर आपको लॉजिकली ना समझ में आए तुरंत इस ऑर्डर पे जाएं, और इस ऑर्डर पे ये क्वेश्चन हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखो पहला वाला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि KOH भी तो सेम बेस है, इसमें भी तो वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखोगे, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जैसे इसका pK वैल्यू 15.7 है, अल्कोहल का 16-17 के रेंज में होता है, तो इसके pK वैल्यू और इसके pK वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है, है ना, दोनों एकदम कंपेरेबल हैं, ठीक है। ऑल्दो ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वाला एक वीकर एसिड है, तो वीकर से स्ट्रॉन्गर रिएक्शन नहीं जाएगा। अगर GOC का क्वेश्चन पूछा जाए और फिजिबिलिटी पूछा जाए तो आप बोल दोगे कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में ये इस्तेमाल आ रहा हो कि ये NaOH डाल दिया फिर आगे रिएक्शन कराया, अगर किसी रिएक्शन में ये इस्तेमाल आ रहा है, तो क्योंकि इन दोनों का pK वैल्यू करीब करीब कंपेरेबल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको एक इक्विलिब्रियम मानते हैं कि ठीक है, ये थोड़ा बैकवर्ड शिफ्टेड है लेकिन थोड़ा फॉरवर्ड में जाएगा ज़रूर। समझ रहे हैं बात? ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब समझिए बात, कि क्योंकि इन दोनों का pK वैल्यू लगभग बराबर है, तो जो इसका इक्विलिब्रिया है वो बीच में कहीं रहेगा, कंप्लीटली बैकवर्ड शिफ्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में ये बनेगा ज़रूर। इसलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन NaOH या KOH के साथ करा देता है, तो हम लोग ये H+ निकाल के रिएक्शन आगे पार्टिसिपेट करा देते हैं। समझ के बात ना। GOC का क्वेश्चन आया,
कि कौन सा फिजिबल है बताओ, तब हम लोग बोल देंगे कि ये नॉन फिजिबल है। क्लियर हुई बात। लेकिन ड्यूरिंग अ रिएक्शन ये फिजिबल माना जाएगा। फिजिबल मतलब इक्विलिब्रियम माना जाएगा और ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। समझ गए बात। चलिए, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन ऐसी ऐसी हो भी सकती है कि भाई वहाँ पे वाटर कहीं कंज्यूम करा ले रहा हो, वाटर को उड़ा दे रहा हो, या कहीं किसी रिएजेंट किसी कैटलिस्ट इसको कंज्यूम करा ले रहा हो, है ना। तो अगर इसको कंज्यूम करा लिया जा रहा है तो बाय ली शैटेरियस प्रिंसिपल ये इसका एक प्रोडक्ट आप गायब कर ले रहे हो तो ये कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड होने लगेगा, है ना। लेकिन ऐसा तब होगा जब ये कुछ कंसिडरेबल अमाउंट में बनेगा तब। क्लियर हो रही है बात। तो इस वजह से, है ना, रिएक्शन कंडीशन में हम लोग इसको फॉरवर्ड मतलब यहाँ से लेकर रिएक्शन आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ भी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, लेकिन यही कहानी इसके साथ भी होगी। NaHCO3 के साथ अगर ये HCO3 माइनस है, ये H प्लस बेस खींच लेगा तो यहाँ पर H2CO3 बनेगा, और ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और काफ़ी स्ट्रॉन्गर एसिड है, 6.35 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये बैकवर्ड शिफ्टेड होगा, मतलब यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पर HCO3 माइनस, ठीक है, इसमें भी 10 के आसपास है HCO3 माइनस, और ये 16-17 के रेंज में है, तो बहुत अंतर है, 10⁻6 का अंतर है। नहीं, वो 10 है तो 10⁻10 हुआ उसका के वैल्यू, और इसका अगर 16 मानो तो 10⁻16 हुआ, तो 10⁻6 का अंतर हुआ। नहीं, तो इतना बड़ा अंतर नहीं, यहाँ पे बहुत छोटा सा अंतर है, ठीक है। तो HCO3 माइनस ये भी फिजिबल नहीं होगा। NH2 माइनस से अमोनिया बनेगा, और अमोनिया एक वीकर एसिड है, तो ये फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। NaH यहाँ पर H माइनस बेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन एक वीकर एसिड है, तो ये भी फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। यहाँ पर CH3 माइनस CH4 बना लेगा H प्लस खींच के, है ना, और ये बहुत वीक एसिड है, तो ये भी फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। और एक्टिव मेटल के साथ अगर किसी के पास एसिडिक H है तो हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है, तो ये वाला रिएक्शन भी फिजिबल हो जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पर इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। हो गया भाई। अब लिखो सेकेंड रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, है ना, अल्कोहल के OH ग्रुप की वजह से, मतलब लुईस बेसिक, है ना। तो ये भी रिएक्शंस हम लोग ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिए हैं कि अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन लुईस बेस की तरह अगर कराया जाए तो इसका रिएक्शन हम लोग किसी लुईस एसिड से कराएंगे, जैसे कि PCl5, जैसे कि PCl3, जैसे कि P फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। क्या? क्योंकि PI3 स्टेबल नहीं होता और PI5 बनता ही नहीं है, तो फॉस्फोरस और आयोडीन ले लिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग HI ले लें, जैसे कि HBr ले लें, जैसे कि HCl ले लें, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, है ना। जैसे कि मान लो अगर हम लोग यहाँ पर SOCl2 ले सकते हैं, याद आ रही है बातें। यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं मान लो KBr इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड H2SO4, क्योंकि ये H2SO4 KBr से रिएक्शन करा के HBr बना देगा। या यूँ समझा जाए कि अगर आपको KBr इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस दे दिया है, ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होगा हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो इन सब का हम लोग प्रोडक्ट लिखना सीखे हुए हैं, जिसमें ये लुईस बेस की तरह पहले एक्ट करता है और ये सारे लुईस एसिड या एसिड पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो एक बार देखा जाए। जैसे PCl5 के साथ मैकेनिज्म सहित हम लोग लिखे थे कि RCl बनता है SN2 टाइप मैकेनिज्म होता है, याद आ रही है बात। और साथ में बनता था POCl3, साथ में बनता था HCl। क्या भाई?
PCl3 के साथ भी RCl बनेगा, ये भी SN2 टाइप मैकेनिज्म फॉलो करता था, प्लस यहाँ पर बनता था H3PO3, ठीक है। PI3 सेम वही चीज़ हो जाएगा, RI बन जाएगा और सेम वही चीज़ बनेगा। HI के साथ याद है H प्लस पहले इस पर अटैक करेगा, फिर SN1 या SN2 दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस R पार्ट। लिखे थे ना, प्राइमरी होगा तो SN1 टाइप, सेकेंडरी, क्या याद आ रही है बात। तो यहाँ पर RI प्लस वाटर, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, RBr प्लस क्या, वाटर। ल्यूकास रिएजेंट के साथ भी RCl प्लस यहाँ पर भी वाटर। SOCl2 के साथ SNI मैकेनिज्म हम लोग पढ़े थे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। तो यहाँ पर RCl बन जाता था और यहाँ पर रिटेंशन होता था, याद है। अगर इसे में पिरिडीन डाल दिया जाए तो फिर SN2 टाइप हो जाता था, और प्लस यहाँ पे बनता था कौन, SO2 और प्लस HCl, दोनों गैसियस फेज में होते थे। वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, है ना, ये वाला होता था, क्योंकि दोनों बाई प्रोडक्ट्स गैसियस है। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो देखो ये पहले H प्लस जो है इस पर अटैक करेगा, जो HI का H प्लस काम कर रहा है या जो HBr का H प्लस काम कर रहा है वही ये H प्लस काम करेगा, क्योंकि ये एसिडिक है, इस पर अटैक करेगा। और फिर यहाँ से Br माइनस जो है वो SN1 या SN2 टाइप डिपेंडिंग अपॉन दिस R पार्ट इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे फिर से RBr इस तरह से बन जाएगा और साथ में H2 जो है वो बाहर जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो ये सारे रिएक्शंस इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शंस हम लोग पढ़े हुए हैं, जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए। हो गया भाई। चलिए, हाँ, अब जो यहाँ पर नई बात पढ़नी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो इसमें दो तरह से हम लोग अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एक बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड मतलब रिलेटिवली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और दूसरा यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी में फर्स्ट पार्ट बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पे थोड़ी सी याद करने की चीज़ है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस में, असाइनमेंट्स में कई बार कई क्वेश्चंस इसी पर हैं, तो याद करने में दिक्कत यहाँ पर बच्चों को नहीं होती है, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक लिस्ट है लंबा चौड़ा, नहीं देखो, जैसे एक है हैलोजेंस, हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, है ना। जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंट इन एसीटोन सॉल्वेंट, ठीक है। इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। मतलब आपको ये भी लिखा रह सकता है क्वेश्चन में, या सिंपली जोन्स रिएजेंट लिखा रह सकता है। तो अगर जोन्स रिएजेंट लिखा है तो आप ये बात अपने आप समझेंगे, ठीक है। और इनका रिएक्शन कैसे होता है, क्या बनाते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है जनरली क्वेश्चन में PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या, रिएजेंट होता है ऐसा, पिरिडीनियम और CrO3 क्रोमिक एनाइड्राइड या क्रोमिक ऑक्साइड, और इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये पड़ा रहता है सॉल्वेंट CH2Cl2 में, ठीक है। या ये H प्लस इससे रिएक्ट कर देता है, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है। ऐसा भी लिखा रह सकता है या ऐसा भी लिखा रह सकता है कि पिरिडीनियम आयन बन गया
CrO3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाए रहता है और Cl- के साथ भी, मतलब ये ट्रांजिशन मेटल है Cl- और ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाए रहते हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, वो नहीं समझना अभी अपने को, इनफैक्ट समझना ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो या तो ऐसे लिख के दे सकता है आपको, पिरिडीन CrO3 और HCl, सॉल्वेंट लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, या ऐसे लिखा रह सकता है पिरिडीनियम आयन CrO3 यही जो था ये, और HCl का Cl- क्योंकि H+ इससे रिएक्ट कर गया है, ठीक है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इस PCC को सैरेट्स रिएजेंट भी कहा जाता है, ठीक है, सैरेट्स रिएजेंट। क्लियर हुआ बात? तो सैरेट्स रिएजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। एक सिमिलरली इसी तरह से एक होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, पिरिडीन और एक्वस CrO3 ऐसा लिखा रहेगा, या लिखा रह सकता है पिरिडीनियम H+ और डाइक्रोमेट ये बना लेगा, ठीक है, और ये होल ट्वाइस, कैटायन होल ट्वाइस, एनायन पर -2। तो देखो, या तो पिरिडीन एक्वस CrO3 लिखा रहे, या पिरिडीनियम आयन और डाइक्रोमेट, है ना। एक्वस CrO3 एक्चुअली अनस्टेबल हो जाएगा और डाइक्रोमेट बना लेता है, ठीक है। तो या तो ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम है। और घबराइए नहीं कि सर इसमें तो बहुत कम डिफरेंस है, अगर ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है ना, तो हम पहचानेंगे कैसे कि क्या दिया है ना। देखो, पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर PCC PDC लिख दिया तब तो आसान हो गई अपने लिए बात, अपने को मालूम है कि क्या होने वाला है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। लेकिन अगर ये लिख दिया, रिएजेंट ही लिख दिया, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि जो काम PDC करता है वही एग्जैक्टली PCC भी करता है। तो आपको इन दोनों में कितना और क्या डिफरेंस है इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जस्ट रेयर केस में मान लो पूछ ले कि यार ये जो है इसको PCC बोलते हैं या PDC बोलते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन उसके चांसेस बड़े कम हैं, ठीक। तो आपको कुल मिलाकर चाहे PDC दिया हो चाहे PCC दिया हो, दोनों से काम एक ही होने वाला है। इसलिए अपने को इस बात की टेंशन नहीं रखनी है कि क्या रिएजेंट ये है और क्या रिएजेंट ये है, ठीक है। अच्छा, इसी को पिरिडीनियम डाइक्रोमेट को ही हम लोग कोलिन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट के बाद है फिर हीटेड कॉपर या हीटेड सिल्वर, इससे भी ऑक्सीडेशन कराया जाता है। फिर अगर बात किया जाए तो एक है MnO2 इन सॉल्वेंट CH2Cl2, ठीक है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर इसके बाद एक है PtO2 इन NaHCO3, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा कैन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना। इसका स्ट्रक्चर वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा, ज़्यादातर केसेस में कैन ही लिखा रहता है, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो अमोनियम और सेरिक आयन का +4 में है ये, है ना, Ce, सेरिक आयन का नाइट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स है, जो कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि ये सब क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो ये 8 जो रिएजेंट्स हैं ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहे जाते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन ये है और ये है, ठीक है, ये दोनों मोस्ट कॉमन है, इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड में जोन्स रिएजेंट और हैलोजन और MnO2 है, ठीक है, इनका यूज़ फिर सेकेंड नंबर पे पूछा जाता है। और फिर थर्ड नंबर पे कॉपर है, और ये दोनों ऑलमोस्ट न के बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट, लेकिन हाँ, कुछ किताबों में, कुछ पोस्टर्स में, कुछ स्टडी मटेरियल्स में आपको ये सब मिलेंगे,
इसलिए इनकी बात हम लोग कर लेते हैं बट इसका क्वेश्चन आईआईटी या मेंस में है ना ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछा गया है। तो आपको ये जो टिक लगे हुए हैं यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका ही फीचर और इनका ही जो पैटर्न ऑफ रिएक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, याद करने की टेंशन मत लो। जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे फोस्टर की तो ये सारा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा नाम है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। लिख लिया है? एक एक करके कौन कैसे किसको कहाँ तक ऑक्सीडाइज करता है ये थोड़ा समझ लिया जाए। ठीक है भाई, देखो तो अगर हम लोग इसमें एक एक करके बात करें तो सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन बाय पीसीसी। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय पीसीसी पहले कर लेते हैं। ठीक है, पीसीसी इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर वगैरह आपको बताए हैं। तो ये देखो क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल अगर हम लोग ले लें, मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं जानना है, सिर्फ पैटर्न जानना है। ये अल्कोहल कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया। कैसे पता चला प्राइमरी है कि ये OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी हो गया। और प्राइमरी को अगर हम लोग PCC से ऑक्सीडाइज करा दें तो ये वाला कार्बन जिस पर OH जुड़ा है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में। मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ PCC, और एल्डिहाइड को PCC ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। क्लियर बात? तो बहुत पैटर्न बस ध्यान रखना है। तो प्राइमरी अल्कोहल है, PCC पड़ा है एरो पर, तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर दोगे, और एल्डिहाइड को PCC ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है क्योंकि PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल आ जाए, है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और पहचान पा रहे हो कैसे कि OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो दो कार्बन से जुड़े हैं। तो इसको अगर PCC से ऑक्सीडाइज करोगे तो दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन। ठीक है, यहाँ पर अपने को मिलेगा कीटोन, और कीटोन का तो अपना पता ही है कि दे आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग टर्शरी अल्कोहल ले लें, ये कैसा अल्कोहल ले लिया भाई अपने, टर्शरी ले लिया, और इसका अगर PCC से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो टर्शरी अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय PCC। तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न, प्राइमरी एल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी एल्डिहाइड में जाएगा, और टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है कि PCC का जैसा पैटर्न है वही पैटर्न PDC का है और वही पैटर्न हैलोजेंस का है। समझ गए? तो एक का भी आपको अगर पता है तो आपको 2, 3, 4 का पता है। ठीक है, तो उसको जल्दी से नोट करके नीचे एक आध पॉइंट लिखा जाए पहले। सो नोट करके बोले, लिखो लिखिए PDC and halogen, PDC and halogens reacts in similar manner with alcohols. PDC and halogen reacts in similar manner with alcohols. क्लियर? मतलब PDC भी दिया हो, हैलोजन भी दिया हो, तो प्राइमरी एल्डिहाइड में, सेकेंडरी कीटोन में, टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट, बोथ PCC and PDC, both PDC and PCC cannot oxidize carbon-carbon double and ट्रिपल बॉन्ड्स।
बोथ PDC एंड PCC कैन नॉट ऑक्सीडाइज कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। क्लियर बात। वाइल हैलोजन का क्या है, हैलोजन का तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या रिएक्शन है अपने को पता है शायद, याद करिए। अगर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और एरो पर हैलोजन है तो क्या करते थे, एडिशन रिएक्शन कराते थे। पढ़े थे हम लोग कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट्स रीडली विथ हैलोजन्स, ठीक है। तो हम लोग ने क्या लिखा कि बोथ PCC एंड PDC कैन नॉट ऑक्सीडाइज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स वाइल हैलोजन गेट्स एडेड टू, लिखिए while halogen gets added to double and triple bonds, while halogen gets added to double bond and triple bond, एडिशन रिएक्शन हो जाता है तो हम लोग बोल रहे हैं गेट्स एडेड टू, ठीक है। तो ये हो गया अपना PCC और PDC की कहानी, ठीक है। अब कुछ और देखें तो थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी के ऑक्सीडेशन पैटर्न पे जो हम लोग पढ़े हैं, बस वही अपने को ध्यान रखना है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और लिखा जाए दूसरा जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट जो है वो होता है CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 ना जो है वो एक्चुअली एसिडिक मीडियम में CrO3 को डाइक्रोमेट में चेंज कर देता है, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन में। तो जोन्स रिएजेंट का पैटर्न बस थोड़ा सा अंतर है कि अगर हम लोगों ने प्राइमरी ले लिया अल्कोहल और इसमें अगर जोन्स रिएजेंट लिख दिया है, ठीक है, जोन्स रिएजेंट, तो प्राइमरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जबकि PCC PDC और हैलोजन जो था वो इसको कहाँ तक भेजता था, प्राइमरी को एल्डिहाइड तक, ठीक है। बस यही अंतर है। बाकी अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी ले लिया तो जोन्स रिएजेंट के साथ एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जैसा PCC और PDC के साथ था कि सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में भेज देगा और कीटोन को जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। कीटोन्स आर इन जनरल रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, पढ़े थे हम लोग। और अगर अब हम लोगों ने टर्शरी ले लिया और जोन्स रिएजेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर हम लोगों ने कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिया और जोन्स रिएजेंट ले लिया तो भी इनको इफेक्ट जोन्स रिएजेंट नहीं करेगा। डिफरेंस सिर्फ यहाँ है, ठीक है। तो जोन्स रिएजेंट ध्यान रखिएगा, CrO3 डाइल्यूट H2SO4 ये लिखा रहना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ लिखा है CrO3 के साथ तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, थर्ड हीटेड कॉपर या हीटेड सिल्वर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ले लें, ये प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल को अगर हीटेड कॉपर या हीटेड सिल्वर के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है। अगर हम लोग सेकेंडरी ले लेंगे और हीटेड कॉपर ले लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, मतलब पहले जैसा जो हो रहा था। और बस अंतर इसमें यहाँ आ जाता है कि अगर हम लोगों ने टर्शरी अल्कोहल ले लिया तो टर्शरी अल्कोहल को अगर हीटेड कॉपर के साथ कराएं तो यहाँ पर एल्कीन बन जाता है, समझे बात। मतलब PCC PDC हैलोजन और जोन्स रिएजेंट टर्शरी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, एज इट इज छोड़ देता है, लेकिन हीटेड कॉपर प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ तो जो वो देते थे वही ये देता है, लेकिन टर्शरी के साथ ये एल्कीन बना देता है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स है, बस थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को दिमाग में बिठाना होगा, बस इतनी सी बात है। जल्दी से नोट कर लो पॉज करके, फिर उसके बाद और देखा जाए। लिख लिया है?
फिर आ जाओ फोर्थ पॉइंट आ जाओ, ऑक्सीडेशन बाय MnO2 इन CH2Cl2। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए पहले, ऑक्सीडेशन बाय MnO2 इन CH2Cl2। इसमें एक पॉइंट लिखो, इट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज, सेलेक्टिवली को अंडरलाइन करिए ना, सेलेक्टिवली, ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। समझिए बात, एलाइलिक और बेंजाइलिक हम लोग को है ना काफ़ी ज़माना हो गया बात करते करते, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए, दैट इज़ मस्ट, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज़ मस्ट। ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली अगर अपने पास एलाइलिक अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल एलाइलिक कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्बन पर OH है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा जाएगा, तो दिस इज एलाइलिक अल्कोहल, क्या एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। और इसको अगर MnO2 के साथ सॉल्वेंट लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, तो केवल इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये प्राइमरी था, प्राइमरी है ना, तो ये इसको भेज देगा एल्डिहाइड में। जैसे मान लो अगर हम लोग और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ऐसा ले लिया हम लोगों ने, बेंजीन है और यहाँ पर CHOH, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CHOH CH3, और इसमें अगर MnO2 लिख दिया है किसी ने, तो देखो ये वाला जो अल्कोहल है ये बेंजीन के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे है, तो ये वाला जो अल्कोहल है इसको हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एलाइलिक भी है, दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला है, ये वाला बेंजाइलिक भी है, और इधर से देखोगे डबल बॉन्ड से जुड़े वाले के डायरेक्टली कार्बन पर है, तो ये एलाइलिक भी है। तो अगर एलाइलिक नहीं भी होता, केवल बेंजाइलिक होता, तो भी केवल ये और ये क्योंकि एलाइलिक है, केवल यही ऑक्सीडाइज होंगे। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल में लेट अस से, मान लो मैं और इसको बढ़ा दूँ, CH2OH मान लो, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो ये बेंजाइलिक हो गया, एलाइलिक भी हो गया, ये एलाइलिक हो गया, और ये सिर्फ प्राइमरी है और MnO2 दे दिया है, तो ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट अपने को मिलता दिखाई देगा वो हम लोग बना देंगे C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2OH। कहानी आई समझ में अभी? सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन का मतलब समझे, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, कि ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक को ढूंढ ढूंढ के ऑक्सीडाइज करेगा, उसके अलावा अगर इसको मॉलिक्यूल में कोई अल्कोहल मिला तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। समझ गए बात? जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। हो गया? फिर आ जाइए फिर इसके बाद आ जाओ, जो भी नंबर है 4th 5th डाल लेना, है ना। फिर लिखो ऑक्सीडेशन बाय PtO2 इन NaHCO3। यहाँ भी एक पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ भी एक पॉइंट लिखो, इट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल्स टू करस्पॉन्डिंग एसिड्स। इट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल्स टू करस्पॉन्डिंग एसिड्स। समझे बात?
तो ये सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है RCHOH CH2OH ये है, और अगर एरो पर PTO2 फॉलोड बाय NaHCO3 डाल दिया तो आप पहचानोगे कि इसके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है क्या। तो ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है। तो सेलेक्टिवली केवल प्राइमरी को ही ये ऑक्सीडाइज करेगा, और जो सेकेंडरी वाला या अगर टर्शरी वाला होता तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, और ऑक्सीडाइज करेगा भी कहाँ तक, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक। लिखे हम लोग, है ना, अंडरलाइन कर लो चाहो तो सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, कौन सा बच गया, बाय सरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बस लिख लीजिए, पूछा नहीं जाता है ना, बट कुछ किताबों में है क्वेश्चन, ये इसका नाम है इसलिए पता होना चाहिए। तो इसमें लिखो, इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए सरिक अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, रिएक्शन पैटर्न पर इस पर नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी और सेकेंडरी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है कीटोन में, लेकिन इसका बेस्ट यूज़ जो है वो प्राइमरी को करने के लिए होता है। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, आईटी में तो नहीं आता है, कोई किताबों या किसी स्टडी मटेरियल में आपको अगर मिलेगा तो आपको बताना क्या होगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई ये अल्कोहल्स हैं, इनमें से सरिक अमोनियम नाइट्रेट किसके लिए सूटेबल है। तो आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए सूटेबल है, तो आप प्राइमरी अल्कोहल ढूंढ के टिक मार देंगे, वही आंसर होगा। क्लियर हुआ बात इसमें? चलिए, तो ये ऑक्सीडेशन पैटर्न था, है ना, अभी तक जो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा आगे और बढ़ लिया जाए, इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर एक और ऑक्सीडेशन लिखो, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मिटाएं इसको। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन ही लिखो, ऑक्सीडेशन बाय HiO4। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बाय HiO4, इसी को हम लोग नाम देते हैं पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, समझे बात? अच्छा, HiO4 भी लिया जा सकता है, या एरो पर NaIO4 भी लिखा रह सकता है, या KiO4 भी लिखा रह सकता है, मतलब एसिडिक फॉर्म में हो चाहे सॉल्ट फॉर्म में दिया हो, एक ही बात है। या लेड टेट्रा एसीटेट भी लिखा रह सकता है, PbOac4। ठीक है, तो इनमें से कोई भी रिएजेंट है तो वो पर आयोडिक ऑक्सीडेशन ही है, और इसका एक और नाम होता है, इसको मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन। तो आइदर इट इज कॉल्ड पर आयोडिक ऑक्सीडेशन और इट इज कॉल्ड मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इनमें से कोई रिएजेंट आपको लिखा रह सकता है, सबका मतलब, सबका काम, सबका यूज एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ कुछ लोग, हर साल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बड़े सिली मिस्टेक यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, लेकिन जैसा मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है यहाँ पे डैश लगा के पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, वो ऐसा नहीं लिखता है। क्वेश्चन में क्या लिख देगा, PERIODIC ऐसा लिखते हैं, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। तो उसको हम लोग इंग्लिश के नज़रिए से पढ़ते हैं पीरियोडिक ऑक्सीडेशन, तो फिर सोचते हैं कि यार यहाँ तो मैथ लगा दिया है, पीरियोडिक ऑक्सीडेशन मतलब समय समय पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसा तो हम लोग पढ़ा ही नहीं है।
लेकिन ध्यान से समझिएगा ना, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलती करती है ना, और आप करते हो गलती, इसलिए मैं यहाँ पर टोक रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, तो ये गलती नहीं करोगे। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल में पैरायोडिक ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इट ऑक्सीडाइजेज किसको किसको, पहला विसिनल डाईऑल्स को। विसिनल डाईऑल्स का मतलब 1,2 डाईऑल, जेमिनल डाईऑल का मतलब 1,1 डाईऑल। तो इस तरह का फंक्शनल फीचर कहीं दिखेगी, 1 पर भी ऑल है, 2 पर भी ऑल है, दोनों पर अल्कोहल है ना, ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन, 1,2 डाईऑल्स आर कॉल्ड विसिनल, तो इसको करेगा, है ना। या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपको कहीं दिख जाए, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, तो ये मैं बना दिया एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ H या R कुछ भी हो सकता है। ये वाला कार्बन हम लोग बहुत समय से बात कर रहे हैं कि इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, जो कार्बोनिल के बगल में होता है। तो अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो अगर ऐसा फंक्शनल फीचर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे और ये रिएजेंट लिखे रहें, तो मतलब यही ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, पहचान लेंगे। फिर है अल्फा डाई कार्बोनिल्स, है ना, ये फंक्शनल फीचर होना चाहिए, अल्फा डाई कार्बोनिल्स, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर एक ये कार्बोनिल है मान रहे हैं तो ये अल्फा पोजीशन पर हो। ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं, या दोनों कीटोन हो या दोनों एल्डिहाइड हो या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, ठीक है। तो ये फंक्शनल फीचर मिले तो भी ये ऑक्सीडेशन होगा, है ना। या फिर हम लोग ले सकते हैं बीटा अमीनो अल्कोहल्स, बीटा अमीनो, नाम से समझ में आ रहा है कि बीटा पर कौन सा ग्रुप हो, एमिनो ग्रुप हो, है ना, और अल्कोहल हो, ऐसा क्यों भाई। तो देखो ये कार्बन अल्फा होगा क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, तो ये अल्फा होगा, तो ये वाला कार्बन बीटा होगा। तो बीटा पे एमिनो ग्रुप अगर है अल्कोहल के, तो यहाँ पर भी पैरायोडिक ऑक्सीडेशन होगा अगर एरो पर इनमें से कोई रिएजेंट लिखा हुआ है तो ये सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ये सारे फंक्शनल फीचर रखने वाले मॉलिक्यूल्स गिव्स पैरायोडिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कैसे देते हैं ये बात हम लोग समझा जाए, ठीक है। इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। लिख लिया है, चलो देखो, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इसका भी मैं पहले आपको पैटर्न समझा देता हूँ, है ना। जैसे देखो, ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए अगर अपने पास सबसे सिंपलेस्ट इथिलीन ग्लाइकॉल ले लिया हम लोगों ने, कॉमन नेम है इसका इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये 1,2 डाइऑल है, विसिनल डाइऑल है। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसमें HiO4 ले लिया तो आपसे पहला सवाल पूछता है कि इस HiO4 का कितना मोल कंज्यूम होगा इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। दूसरा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से समझो, एक रिएक्शन पैटर्न मैं समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल, जैसा ओजोनलिसिस पढ़े थे ठीक वैसा ही। तो देखो ये जो विसिनल डाइऑल है, पहले तो ये पहचानो कि क्या ये HiO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो क्या होता है कि इन दोनों OH का जो 1,2 OH है ना, इसके बीच वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ देता है ये, ठीक है। और एक वैलेंसी इस पर और एक वैलेंसी इस पर खाली होगी, तो उस वैलेंसी पर OH डाल देता है। CH2 एक OH था इसके पास, यहाँ एक वैलेंसी खाली हुई है तो वहाँ भी OH जोड़ दीजिए, प्लस इस वाले को देखिए, इस वाले पर CH2 था, यहाँ OH था, इस पर एक वैलेंसी खाली हुई, यहाँ पर भी OH जोड़ दो। तो पहली बात कि जो प्रोडक्ट बने वो ये बने हैं, लेकिन ये तो अनस्टेबल होते हैं, तो आप ये रिपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि ये तो जेम डाइऑल बन गया ना, एक ही कार्बन पे 2 H। तो यहाँ से वाटर का लॉस होने के बाद एक से OH एक से H बाहर जाएगा, वो बनेगा HCl
डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा क्या? और यहाँ से भी एक से OH और एक से H बाहर जाएगा, तो यहाँ पर भी HC डबल बॉन्ड OH, मतलब 2 मोल इसके मिल गए। तो आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे इसका रिएक्शन से क्या बनेगा, तो ये बनेगा। कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, जो बॉन्ड है उसको तोड़ दीजिए, दोनों तरफ जो वैलेंसी खाली हुई उस पर OH जोड़ दीजिए, फिर उसमें से वाटर बाहर करके जो बन रहा है उसको बना दीजिए। क्लियर इनफ, ठीक है। और जितना बॉन्ड आपको तोड़ना पड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतना ही मोल यहाँ पर कंज्यूम होगा। मतलब यहाँ पर X इज इक्वल टू 1 मोल आने वाला है, क्योंकि आपको कितने बॉन्ड तोड़ने पड़े हैं? 1। तो 1 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो 1 मोल कंज्यूम होगा, 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो 2 मोल कंज्यूम होगा, एंड सो ऑन। क्लियर? जैसे मान लो अगर ऐसा दे दे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने ये लिया, थोड़ा सा इसको और जटिल बनाया जाए, CH3 CH3 OH CHOH लेट अस से H2OH, और इसमें HiO4 ले लिया। यहाँ भी X मोल कितना लगेगा वो पूछ रहा है, और प्रोडक्ट क्या बनाना है। एक बार ट्राई करो, मैं समझाता हूँ। फिर इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूँ, फिर इसको ट्राई करो। ये लिख लिया है, इसको पहले लिख लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो, तो इसमें देखो, ये दोनों विसिनल डायोल हैं और ये दोनों विसिनल डायोल होते हैं। ये भी बॉन्ड टूटेगा और ये भी बॉन्ड टूटेगा, जितने भी मिलेंगे सब टूटेंगे। ये नहीं कि सर ये टूट जाएगा तो फिर ये कैसे टूटेगा, नहीं, वो नहीं सोचना है। जितने भी ऐसे हैं सब तोड़ दोगे, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तो 2 ही बॉन्ड तोड़ने पड़े तो X का वैल्यू 2 आया। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको तोड़ तोड़ के बना दे रहा हूँ और फिर फाइनल प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है। जिन लोग को यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया तो एक बार फिर से छोटे छोटे स्टेप में करें। तो मैं पहले ये वाला पोर्शन लेता हूँ। इस कार्बन पर यहाँ OH था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था, कोई दिक्कत? ये बॉन्ड टूटा, ये यहाँ पर एक वैकेंसी खाली हुई, तो यहाँ OH जोड़ देना है अपने को, प्लस इस वाले को लेता हूँ। एक OH बेचारे के पास था, एक वैलेंसी ऊपर खाली हुई, एक वैलेंसी नीचे खाली हुई, और दोनों पर मैं OH लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस नीचे वाला CH2OH था ही, एक वैलेंसी ऊपर खाली हुई, उस पर मुझे OH जोड़ देना है। अब इसमें से वाटर लॉस करा करा के प्रोडक्ट लिख देना है। तो इसमें से वाटर लॉस करा दोगे तो यहाँ पर है ना, फाइनल आंसर जो अपने को रिपोर्ट करना है वो ये करना है। यहाँ से वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है? फिर से यहाँ से H2 और H बाहर होगा, तो HCHO बन रहा है, प्लस यहाँ से देखो एक OH और एक H बाहर होगा, है ना, 2 ही अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाने वाला है, तो बनेगा देखो HC डबल बॉन्ड O, और एक OH रहेगा इसके पास, एक OH रहेगा, तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। बोलो, समझ के बात ना। तो बीच वाला जो है उसमें 3 OH आ गए तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो इसमें अपने को कीटोन भी मिल पा रहा है, एल्डिहाइड भी मिल पा रहा है, और एसिड भी मिल पा रहा है। समझ में आ गई बात ना। तो जो फंक्शनल फीचर्स मैंने लिखे हैं, उन फंक्शनल फीचर्स के हमेशा बीच के बॉन्ड तोड़ेंगे आप, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। जैसे और एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लो हम लोग ने ले लिया CH3 CHOH CHOH C डबल बॉन्ड O CH2OH, और इसमें HiO4 ले लिया। इसमें X मोल आपसे पूछ रहा है और प्रोडक्ट बताना है, बता दीजिए फटाफट।
ठीक है, तो कुछ पैटर्न पहले समझ लिया जाए, फिर क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। हो गया, चलो तो एक एक करके डिस्कस कर लिया जाए फटाफट। तो देखो इसमें ये 1,2 डायॉल है और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है और इधर से भी ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है। देखो ध्यान से, इसको देखो तो ये भूल जाओ, ये सारा भूल जाओ। ये 1,2 डायॉल है, मतलब यहाँ से टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 1,2 डायॉल नहीं था। फिर जब इसको देख रहे हो तो ये भूल जाओ, देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो मतलब यहाँ से भी टूटेगा। और फिर जब इसको देख रहे हो तो ये सब भूल जाओ, तो ये फिर से ये अल्फा पोजीशन पे, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, तो ये टूटेगा। तो यहाँ पर x बराबर 3 आ गया, क्योंकि हम लोग 3 मोल तोड़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ OH आएगा तो ये बन जाएगा CH3 C⋯OH। जिनको नहीं क्लियर हो रहा है कैसे बन रहा है ये, तो आप अलग से जैसे मैं बनाया था अभी वैसे आप करोगे। इसमें दोनों तरफ OH आएगा तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, HCOH बन जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कार्बन पे इधर भी OH आएगा और इधर भी OH आएगा, बढ़िया बात है। इस वाले C⋯O था, इधर भी OH आएगा और इधर भी OH आएगा, तो आप H2CO3, ये H2CO3 तो हुआ, और आप H2CO3 ना रिपोर्ट करके आप रिपोर्ट करोगे H2O + CO2 रिपोर्ट करोगे, या ऑप्शन में अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि इस कंडीशन में ये टूट जाएगा और H2 और CO2 बना देगा। तो चाहे ये दिया हो चाहे H2CO3 दिया हो, दोनों बात सेम है। इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, OH आएगा, मतलब 1 मोल HCHO मिलेगा। देखिए आप चेक करिए ये बन रहा है कि नहीं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जो बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करके प्रोडक्ट लिखना सीखना है। 4 नंबर जेब में है, ठीक है ना, तो वो ज़रा इस तरह से सोचिए। फिर देखो इस वाले में ये अल्फा कार्बोनिल है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जो फीचर लिखा गया है उसके बीच वाला बॉन्ड टूटेगा हमेशा। तो यहाँ भी OH आएगा, यहाँ भी OH आएगा, तो 2 मोल CH3 C⋯O OH मिलने वाला है शायद, तो इससे मिल जाएगा। और क्योंकि एक ही बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर X का वैल्यू 1 होगा, एक ही मोल तोड़ना है। इसमें देखो ये है बीटा एमिनो अल्कोहल, तो बीटा एमिनो अल्कोहल में आप ये नहीं सोचेंगे कि नाइट्रोजन है, क्या होगा इसका, कहाँ जाएगा, ये एकदम नहीं सोचना है। आपको सिंपली ये प्रिज्यूम करना है, ये सोचना है कि यहाँ NH2 की जगह OH है, जैसा OH था वही जो प्रोडक्ट बनाता था वैसी प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। मतलब मैं इसको हूबहू OH मानूंगा और यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा, क्योंकि यहीं से टूटना ही है, यहाँ से नहीं टूटेगा ये वाला बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट वहाँ लिखते थे वही प्रोडक्ट यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा CH3 CHOH, एक और OH आएगा, तो मैं लिख दूंगा CH3 C⋯OH एसिटल्डिहाइड, और यहाँ मैं इसको OH मान के लिख दूंगा, और 2 OH है यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा फॉर्मल्डिहाइड। समझ के बाद ना, मैकेनिज्म पर नहीं जाना है यहाँ पर, ऑल्दो इसका मैकेनिज्म है, ये अमोनिया भी बाहर हो जाता है एसिडिक मीडियम में, इस वजह से यहाँ पर OH की बात हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट लिखने आएगा या कितना मोल कंज्यूम हो रहा है ये आएगा, ठीक है। तो जितना बॉन्ड तोड़ोगे उतना मोल आएगा, और अमोनिया को, अमीन को आप OH की तरह ही मान के वही प्रोडक्ट लिखेंगे जो विसिनल डाइऑल में लिखते थे, विसिनल डाइऑल में जो लिखते थे, ठीक है। तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। आया समझ में बात? तो ये इसका रिएक्शन पैटर्न है जो कि बहुत सिंपल, बहुत आसान है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास फिनिश करते हैं। इस पर कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ और बात है इस पर मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, नमस्कार।